Welcome, my dear students, to another practice session on averages. And if you've not already subscribed to the YouTube channel and you are liking the content, then make sure to subscribe to the channel and also share with others. You can also join the Telegram channel Mathological and can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. और स्टार्ट करते हैं सेशन विद दैट नोट. क्वेश्चन नंबर 1. The average of three numbers a, b and c is 12 more than c. The average of a and b is 48. If d is 10 less than c, then we have to find the average of c and d. Three numbers का average है 12 more than c. Numbers हमारे a, b and c. So equation बनेगा a plus b plus c divided by 3. यही तो average होगा three numbers का. ठीक है, and this is 12 more than c. So this will be equal to c plus 12. And if that is so, c को मल्टीप्लिकेशन पे ले आते हैं, राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं. सो a plus b plus c will be equal to 3 times c plus 12, which will be 3c plus 36. So this will become a plus b will become 3c minus c, which is equal to 2c plus 36. Next line of the question is saying average of a and b is 48. a और b का एवरेज है 48, और अगर एवरेज 48 है a और b का, यानी कि a plus b by 2 is 48 and that implies कि a plus b हमारा है 96. पुट कर देते हैं. सो a plus b is equal to 96 और 2c plus 36, 96 है तो 2c आ जाएगा 60. यहाँ से c will be equal to 30 and d is 10 less than c. So d will be equal to 30 minus 10, which is 20. Okay. Question is asking average of c and d. तो c और d का एवरेज आ जाएगा c plus d by 2, which is 50 by 2 and hence 25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. 25 क्लियर है. सी और डी की इंडिविजुअली हमें वैल्यू भी मिल गई. ए और बी का एवरेज पता है, बट ए और बी की इंडिविजुअली वैल्यू इस क्वेश्चन से नहीं निकाल सकते हैं. तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगा, तो ए एंड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होते. ठीक है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बट हाँ उनका जो सम है उसके बारे में पता है. तो ए बी सी का एवरेज निकालने को कहता है तो वो हम निकाल लेते हैं. ए बी सी का एवरेज निकालने को कहता है तो वो तो निकाल लेते, बिकॉज सी इज 30, सी प्लस 12 यानी कि 30 प्लस 12 42 एवरेज आ जाता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द एवरेज रन्स ऑफ अ बैट्समैन इन 32 मैचेस इज 44. इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इनिंग्स इज 56, देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 इनिंग्स. लास्ट 12 इनिंग्स का एवरेज क्या होने वाला है? एवरेज रन्स गिवन है बैट्समैन के, दैट इज 44. ओके, तो एक तरीका है, लंबा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एज्यूम करें कि एवरेज ऑफ लास्ट 22 इनिंग्स 12 इनिंग्स का मान लेते हैं x. लेट अस से एवरेज लास्ट 12 इनिंग्स का है x, इनिशियल 20 का है 56. ठीक है, तो सम क्या आता है? सम इज एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सॉरी, उल्टा होता है, क्या लिख दिया? सम इज एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज एवरेज होता है सम इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम इज एवरेज इनटू n, इजंट इट सो? तो यहाँ से हम सम निकाल लेते हैं इंडिविजुअली फॉर फर्स्ट 20 इनिंग्स का, और फिर लास्ट 12 इनिंग्स का सम निकाल लेते हैं, और ओवरऑल जो सम होगा फॉर 44 इनिंग्स, फॉर 32 इनिंग्स, वो सेम होगा. ठीक है, तो फर्स्ट 20 इनिंग्स का सम आ जाएगा हमारा 20 इंटू 56. लास्ट 12 इनिंग्स का सम आ जाएगा 12 इंटू एक्स, बिकॉज एक्स हमने एवरेज माना है, और दैट शुड बी इक्वल टू 32 इनिंग्स का एवरेज इंटू सम, एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स, 32 इंटू 44. अब इसको इक्वेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो 20 इंटू 56 कितना आ जाएगा? दिस वैल्यू विल बी 1120 प्लस 12x एंड दैट इज इक्वल टू 32 इंटू. एक चीज़ है, सिंप्लीफाई कर लें पहले तो ज़्यादा बेहतर है. 4 तो अपना कॉमन आ ही रहा है, तो 4 को कॉमन निकाल लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन हमारे लिए. हालांकि इस कैलकुलेशन को और भी आसान करेंगे, बट पहले ऐसे समझते हैं. तो 4 तो अपना कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाने वाला है 5 इंटू 56 प्लस 3x, और राइट हैंड साइड में भी 4 को तुम अगर कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा अंदर 4 इंटू 32 इंटू 11. 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, so this will be 5 into 56, that is 280 plus 3x and that will be equal to 32 into 11, 320 plus 32 यानी कि 352. तो यहाँ से 3x आ जाएगा हमारा 72 and hence x will be equal to 24. तो लास्ट 12 इनिंग्स का हमारा एवरेज आ गया 24. क्लियर है?
ठीक है, इसी क्वेश्चन को या इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसे भी किया जा सकता था कि 20 इंटू 56 है प्लस 12 इंटू एक्स है, तो 32 को तुम दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 20 और 12 में, तो दिस विल बिकम 20 इंटू 44 प्लस 12 इंटू 44। अब 20 इंटू 44 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओगे, 20 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 56 माइनस 44, और 12 इंटू एक्स को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओगे, सो दिस विल बिकम 12 इंटू 44 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब 4 से काटा, इधर 3 बचा, इधर 5 बचा, दिस इज 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 3, दैट इज 44 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 20, तो 44 माइनस एक्स 20 आ गया, तो यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा 24। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए डेफिनेटली ज़्यादा आसान हो जाता है, स्पेशली जब वैल्यूज हमारे पास डिफिकल्ट होंगी, तो ये अप्रोच ज़्यादा काम करेगा, तो इस अप्रोच को ध्यान से समझना है। क्लियर है? ठीक है, बट ये फिर भी हमारा एक कन्वेंशनल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कन्वेंशनल अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और हम ऐसा क्वेश्चन कभी भी इस कन्वेंशनल अप्रोच से नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे। हम क्या देखेंगे, हमें पता है ओवरऑल एवरेज पता है, और फर्स्ट 20 इनिंग्स का एवरेज पता है, लास्ट 12 का इनिंग्स का एवरेज हमें निकालना है, और एवरेज की एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि एवरेज में कभी भी हम देखेंगे तो नेट डेविएशन हमारा हमेशा 0 होगा एवरेज वैल्यू से। नेट डेफिसिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू नेट सरप्लस, नेट डेविएशन हमेशा हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 20 इनिंग्स में हमारा एवरेज आ रहा है 56, और लास्ट 12 इनिंग्स का एवरेज हमको पता नहीं है। ठीक है, एवरेज मान देते हैं एक्स है, और सारी इनिंग्स को मिला के 32 इनिंग्स को मिला के हमारा एवरेज आ रहा है 44, यानी कि जो फर्स्ट 20 इनिंग्स का एवरेज है 56, वो कितना ज्यादा है, उसका डेविएशन कितना है, प्लस 12 है, प्लस 12 है, इजंट इट सो? प्लस 12 का डेविएशन आ रहा है, क्या ये बात क्लियर है? और लास्ट में जो डेविएशन आएगा डेफिनेटली अब जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो 44 से कम आना चाहिए, क्योंकि नेट में डेविएशन 0 आएगा। ओके, नेट डेविएशन 0 आएगा, तो हम निकाल लेते हैं इनिशियल डेविएशन। यहां पे डेविएशन कितना आ रहा है, 20 इंटू प्लस 12, टोटल डेविएशन आ रहा है प्लस 240 का, तो फॉर 12 इनिंग्स डेविएशन हमारा आएगा माइनस 240 का टोटल डेविएशन। ठीक है, और पर इनिंग्स में डेविएशन कितना आएगा, क्योंकि टोटल 12 इनिंग्स के लिए डेविएशन आ रहा है माइनस 240, यानी कि पर इनिंग डेविएशन आएगा माइनस 20, बिकॉज माइनस 240 डिवाइड बाई 12 करोगे तो माइनस 20 का हमारा डेविएशन आ रहा है, यानी कि 44 माइनस 20, ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी, एक्स आ जाएगा 44 माइनस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 24, दैट इज इक्वल टू 24। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो नेट डेविएशन वाले अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और अगर प्रीवियस सेशन को नहीं चेकआउट किया है तुमने, तो एक बार पहले और दूसरे सेशन को देख लेना, ताकि ये बातें और बेटर समझ में आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमने इन बातों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 32 इफ ईच ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड ईच ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 6, तो नए एवरेज की हमारी वैल्यू क्या होगी? 6 नंबर्स का एवरेज हमें गिवन है 32, तो अगर एवरेज 32 है 6 नंबर्स का, तो क्या हम कह सकते हैं 32, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, एवरेज है हमारा, और हम सारे के सारे 6 नंबर्स की जगह 32 लिख सकते हैं, है कि नहीं? अभी भी सम हमारा सेम ही आएगा जो पहले आ रहा था। अब हमने पहले 3 नंबर्स के साथ में क्या किया है, इनको इंक्रीज किया है 2 से, यानी कि हर एक में 2 इंक्रीज कर दिया है, और लास्ट के 3 नंबर्स में 6 डिक्रीज कर दिया है हर एक में। अब लंबा अप्रोच ये होगा कि अब हम इन नंबर्स को निकालें 34 34 34 26 26 26 और फिर उनको सम करें, बट बेटर अप्रोच क्या होगा, हम नेट चेंज देखें, और ये 32 सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये नंबर्स हमारे कुछ भी हो, ए बी सी डी ई एफ, हमें पता है इनका सम जो है, सम करके हमारा एवरेज आ रहा है 32। ठीक है, और नेट में चेंज कितना आ रहा है, बिकॉज हमें पता है कि जो सम में चेंज आ रहा है उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज में चेंज की वैल्यू आ जाएगी। चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो सम में कितना चेंज आ रहा है हमारा, प्लस 6 ऐड हो रहा है 2 इंटू 3 और माइनस 18, तो नेट में चेंज आ रहा है प्लस 6 माइनस 18, यानी कि माइनस 12 का चेंज आ रहा है सम में, तो डेल्टा एस हमारा है माइनस 12, चेंज इन सम माइनस 12 है, और एन हमारा कितना है, 6 वैल्यूज है, एन इज इक्वल टू 6 है, तो डेल्टा ए या चेंज इन एवरेज आ जाएगा हमारा माइनस 12 बाई 6 विच इज इक्वल टू माइनस 2, एंड हेंस न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू ओल्ड एवरेज, इनिशियल एवरेज और प्लस डेल्टा ए। तो इनिशियल एवरेज है 32 और माइनस 2 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 30, दैट विल बी अवर न्यू एवरेज। क्या ये बात क्लियर है?
ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना तुमको लिखने की जरूरत नहीं थी, स्ट्रेट अवे बस इतना देखना था कि नेट में चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए इतना हमने लिखा है कहानी। पहले 3 नंबर्स को चेंज किया है 2 से, तो वहां पे चेंज कितना आएगा अपना 3 इंटू प्लस 2, इंक्रीज किया है हमने, इंक्रीज किया है, तो वहां पे चेंज हमारा आ जाएगा 3 इंटू प्लस 2 यानी कि +6। लास्ट के 3 नंबर्स को हमने डिक्रीज किया है 6 से, तो 3 इंटू -6 -18, यानी कि नेट चेंज है -12। और ये -12 का चेंज आ रहा है हमारे 6 नंबर्स में, तो -12/6 कर दोगे यानी कि -2 का चेंज आएगा हमारे एवरेज में, तो 32 - 2 आंसर विल बी 30। बस इतना ही लिखना था, और इतना भी लिखने की क्या जरूरत थी, ये तो मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, जितना कम लिखोगे उतना बेहतर है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना बदतर है, उतना वर्स ऑफ रहोगे, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा, लिखने में भी टाइम लगेगा, और जितना कम लिखोगे उतना समय बचाओगे अपना, और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आदत अभी से बनाना शुरू कर दो कि कम से कम लिखना है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। ठीक है, अगर शुरुआत में तुम्हें प्रॉब्लम भी आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो पहले इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल तरीके से प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे तुम सॉल्व करते हो, जैसे कन्वेंशनली तुम्हें सिखाया, उसके बाद में उस क्वेश्चन को जो सिखाया मैंने तरीका उस तरह से सॉल्व करो, और धीरे धीरे तुम नए वाले तरीके पे शिफ्ट करते जाओ, और फिर कम लिखना शुरू करो। ज़्यादा से ज़्यादा समझो, कम से कम लिखो। क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो, पढ़ते समय उसको समझने की कोशिश करो, बिना लिखे समझने की कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, कम से कम मिनिमल लिखो, और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। और बाद में जब थोड़ा बहुत लिख के तुमने सॉल्व करना सीख लिया है, तो उसके बाद में कोशिश करो कि बिना लिखे सॉल्व करो, एज मच एज पॉसिबल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो, बट वैल्यूज़ को दिमाग में रिटेन करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, मेंटली करने की कोशिश करोगे, तो पैटर्न्स दिखना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो तुम्हारा कैलकुलेशन है वो भी फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 6 नेचुरल नंबर्स इज 25। The first number is increased by 2, second one is increased by 4, third one is increased by 8 and so on. टोटल 6 नंबर्स है, एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स क्या होगा? यहां भी सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, नेट चेंज देखेंगे, नेट चेंज इन सम, और उसी समय एवरेज पता चल जाएगा। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एन, और डेल्टा एस क्या आएगा, फर्स्ट नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 से, सेकंड को इंक्रीज कर रहे हैं 4 से, थर्ड को इंक्रीज कर रहे हैं 8 से, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है हमारा जो इंक्रीमेंट है। यानी कि फोर्थ को इंक्रीज करेंगे 16 से, फिफ्थ को 32 से, और सिक्स को 64 से। तो सम कितना आ जाएगा, 64 + 32 96, 96 + 16 112, 120 + 6 126 का हमारा चेंज आ रहा है सम में। डेल्टा एस इज इक्वल टू 126, और एन हमारा है 6, तो डेल्टा ए या चेंज इन एवरेज आ जाएगा +126 डिवाइडेड बाई 6 एंड हेंस +21। तो न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू old average which is 25 plus change in average that is 21 and hence 46। तो 46 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 33 numbers is 46.5. If each of the numbers is multiplied by 0.4 and added to 4.8, what will be the average of new set of numbers? हर एक नंबर को हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया है, तो एवरेज के साथ क्या होगा, एवरेज ऑलरेडी हमें गिवन है 46.5। ठीक है, सारे नंबर्स को हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया है, तो एवरेज भी हमारा 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 46.5 ये हमारा इनिशियल एवरेज है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0.4, एंड देन फिर हम 4.8 भी ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर में, तो एवरेज में भी 4.8 ऐड हो जाएगा, सो फाइनल एवरेज हमारा आ जाएगा +4.8, दिस वैल्यू +4.8। और ये क्या आ रहा है, 46.5 इंटू 0.4 है, तो 465 इंटू 4 कितना होगा, 1600 प्लस 260, तो 1860, और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल आ रहा है, तो 18.60। ठीक है, लास्ट में 2 डिजिट्स के बाद छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, 18.60 प्लस 4.8, 4.80 लिख दो, 18 + 4 22 प्लस 1.40 23.40, दिस विल बी आवर फाइनल एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स 23.40। क्लियर है? ओके, ये हमारा फाइनल एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5? अच्छा सवाल है, पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा टाइम लो, कोशिश करो इसको खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करो। ठीक है, एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। थोड़ा सा समय लगता है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो अपने एंड पे सॉल्व करने की। मल्टीपल्स या तो 2 के होंगे तो भी चलेगा, 5 के होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स हमें कितने मिलने वाले हैं, 1 से लेके 50 तक। जब भी लिखा हो फ्रॉम 1 to 50, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 भी इंक्लूडेड है और 50 भी इंक्लूडेड है, ये दोनों भी इंक्लूडेड है, बोथ आर इंक्लूडेड।
बोथ आर इंक्लूडेड, बट कभी लिखा हो सकता है बिटवीन 1 एंड 50। जब भी कभी बिटवीन 1 एंड 50 लिखा हो, इसका मतलब है कि 1 से लेके 50 तक, बट 1 एंड 50 आर इंक्लूडेड, बोथ एक्सक्लूडेड, सॉरी, बोथ आर एक्सक्लूडेड। तो ये फर्क समझना है, ठीक है, कि फ्रॉम 1 टू 50 है यानी कि 1 और 50 इंक्लूडेड है, बिटवीन 1 एंड 50 होगा तो 1 और 50 एक्सक्लूडेड होंगे। 1 से जस्ट बड़ा चलेगा, 50 से जस्ट छोटा चलेगा, बट 1 और 50 नहीं चलेंगे। तो ये छोटे सा डिफरेंशिएशन है, जो फर्क है ये याद रखना है, ठीक है, ये समझ लेना है। और मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 चाहिए, उनका एवरेज निकालना है हमें। 2 के मल्टीपल्स कितने आएंगे? सबसे छोटा आएगा 2, देन आएगा 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 50 तक आएंगे, लास्ट 50 होगा, बिकॉज 50 भी इंक्लूडेड है। ये तो हो गया मल्टीपल्स ऑफ 2, बट क्वेश्चन में सिर्फ इतने थोड़ी चाहिए, हमें मल्टीपल ऑफ 5 भी चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 5 भी चाहिए। अब ये तो हमारी एपी बन रही है, मल्टीपल ऑफ 2 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अगर मैं इसका एवरेज निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका एवरेज क्या आएगा? 25 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि एवरेज आएगा 2 प्लस 50 बाई 2 यानी 26, 26 एवरेज आ जाएगा। सेकंड हमें देखना है जो मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये अगेन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 5। और अगर मैं इनका एवरेज निकालना हो तो निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज अगेन मिडिल टर्म होगा, बट कितने टर्म्स है हमारे? 10 टर्म्स है टोटल। एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर सकते हो, तो 5 प्लस 50 बाई 2, तो दैट विल बी 27.5। और यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? 10 टर्म्स है। बट प्रॉब्लम एक आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझते हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 10 को ध्यान से देखो, 10 यहाँ भी आ रहा है, 10 यहाँ भी आएगा। सिमिलरली 20 हमारा मल्टीपल ऑफ 5 भी है और मल्टीपल ऑफ 2 भी है, 30 भी मल्टीपल ऑफ 5 भी है, 40 मल्टीपल ऑफ 5 भी है, 50 मल्टीपल ऑफ 5 भी है, और ये सारे के सारे नंबर्स हमारे जिनको हमने रेड से मार्क किया है, ये सब मल्टीपल ऑफ 2 भी है, यानी कि ये दोनों सीरीज में आएंगे, दोनों में रिपीट होंगे। तो जब हम एवरेज ले रहे होंगे तो क्या इनको 2 बार काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करना है। और यही प्रॉब्लम है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जबकि हमें सिर्फ एक बार काउंट करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स को एडिशनली देखते हैं जो कि पहली वाली सीरीज में यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 में नहीं काउंट हो रहे हैं। यानी कि ऐसे कौन से मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं जो कि 2 के मल्टीपल नहीं होंगे, कौन से नहीं होंगे? जो कि ऑड होंगे। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5 को चेकआउट करते हैं, ठीक है, और सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि 5, 15, 25, 35 एंड 45, ये सारे के सारे हैं हमारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। ये नंबर्स हमारे पहली सीरीज में नहीं आ रहे, तो हमें सिर्फ इन 2 सीरीज पे फोकस करना है, इस पे और इस पे। पहली सीरीज में हमारे 25 नंबर्स है, 25 नंबर्स है, और इस सीरीज में हमारे पास 5 नंबर्स है। पहली सीरीज का एवरेज 26 है, इस सीरीज का एवरेज क्या आएगा? 25 मिडिल टर्म है, या 5 प्लस 45 बाई 2, 25, ठीक है। सो यहाँ पे एवरेज हमारा आ रहा है 25। अब दोनों सीरीज को इंक्लूड करके एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हैं 25 और एवरेज है 26। सेकेंड सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है 5 और एवरेज है 25। और दोनों का हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है। कैसे करेंगे? वेट एवरेज के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। हमें यह भी पता है कि एवरेज यहाँ पे 25 आ रहा है 5 नंबर्स का, और 25 नंबर्स का एवरेज आ रहा है 25 प्लस 1। तो सिर्फ सिर्फ 1 पे फोकस करते हैं, 25, तो इन एनी केस दोनों केसेस में हमारे एवरेज में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। ये जो 1 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी वजह से फर्क पड़ेगा, इसी की वजह से फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? और चाहो तो नंबर्स का रेशियो भी देख लो, 25:5 है, यानी कि 5:1 आ रहा है रेशियो, तो कैलकुलेशन हमारे लिए और भी आसान हो जाएगी। यानी कि 25 तो हमारा एवरेज रहेगा ही रहेगा, ओवरऑल एवरेज, प्लस जो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, और कितने नंबर्स के लिए आ रहा है? 5 यूनिट के लिए आ रहा है, तो 5 × 1 प्लस टोटल कितना हुआ? 6, ठीक है। 5 × 1 प्लस 6, ये हमारा फाइनल एवरेज आ जाएगा। चाहो तो 25 × 1 प्लस 30 भी कर सकते थे, बट वहां भी अगर रेशियो ले लोगे तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, इसलिए हमने 5:1 का रेशियो ले लिया, क्योंकि नंबर्स का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, एवरेज का रेशियो नहीं लेना है कभी भी, बिकॉज एवरेज तो हमें कैलकुलेट करना है। नंबर्स का रेशियो हमने क्यों लिया है? बिकॉज नंबर्स हमारे क्या है? वेट एवरेज में, दीज आर द वेटेज वैल्यूज, और वेटेज वैल्यूज का हम रेशियो ले सकते हैं। एवरेजेस का रेशियो नहीं लेंगे, क्योंकि एवरेज हमें फाइनली कैलकुलेट करना है। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारा एवरेज आ जाएगा 25 प्लस 5/6, और 5/6 होता है कितना? 5/6 इज 83.33%,
यानी कि 0.83, तो 25.83 विल बी आवर फाइनल एवरेज। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। क्या ये बातें समझ में आई हैं? और अगर वेट एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत आया हो या बातें समझने में थोड़ा सा भी इशू आ रहा हो, तो पहला सेशन एवरेज का अगर अब तक नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लेना, वहाँ पे वो चेक कर लेना। वहाँ पे हमने वेट एवरेज को डिस्कस किया है, और आगे और कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से बातें तुम्हारी जो है और परफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब तक चाहो तो कन्वेंशनली भी सॉल्व कर सकते हो, कि तुमने सीधे सीधे कन्वेंशनली कैसे करोगे कि लिया W1A1 प्लस W2A2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, यानी कि 25 इंटू 26 प्लस 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से तुम चाहो तो 25 को कॉमन ले लो ऊपर और अपना कैलकुलेशन कर लोगे, तो 25 इंटू 31 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 30, ऊपर 5 बचा, नीचे बचा 6, बाकी सॉल्व कर लोगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ 26, 29 and 35 and 43 lies between 25 and 35 if n is always an integer and greater than the average of all the given integers, given values जो हमें दी हुई हैं 26, 29, 35, 43 और n, इनका जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज से हमेशा n इज ग्रेटर, तो वैल्यू ऑफ n क्या होगा? बेसिकली हमें वैल्यू जो n के ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, इनइक्वालिटीज हैं, कि n की रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। पॉज करो वीडियो को, खुद से अटेम्प्ट करने की पहले कोशिश करो, टेक योर टाइम, फिर इसका सॉल्यूशन चेकआउट करो। पहले अपने एंड पे उसको समय दो, टाइम दो, के बाद में फिर सॉल्यूशन चेकआउट करो। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एवरेज हमें फाइनली जो आ रहा है इन सारे के सारे नंबर्स का, दैट इज बिटवीन 25 एंड 35 और n इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज। एवरेज क्या आ रहा है? 26 प्लस 29 प्लस n प्लस 35 प्लस 43 एंड दिस डिवाइडेड बाई 5, यही तो आएगा एवरेज हमारा। लेट अस से एवरेज को a लिख देते हैं, यही तो एवरेज आएगा, है कि नहीं? और एवरेज हमेशा हमारा ग्रेटर देन, सॉरी, n हमेशा हमारा ग्रेटर देन एवरेज है, यानी कि n इज ग्रेटर देन a, ये भी गिवन है। और एवरेज हमेशा हमारा 25 से 35 के बीच में है। अगर हम इन वैल्यूज को सम करें, 26, 29, 35 और 43 को, क्या वैल्यू आएगा? 26 प्लस 29 इज 55 प्लस 35 90, 133/5, 133 प्लस n बाई 5, दिस इज इक्वल टू a। ओके, तो ये वैल्यू हमारा क्या रहा है? 133 प्लस n इज इक्वल टू 5a। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। देन वी नो कि n इज ग्रेटर देन a। नाउ थिंक अबाउट इट, ये हमारा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 133 को ही लें, ठीक है, और n को 0 मान लें थोड़ी देर के लिए, अगर हम n को 0 मान लें तो हमारा एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगा? एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगा? 133/5 आएगा, यानी कि 26.6 आ जाएगा। इफ n इज इक्वल टू 0, 0 होगा नहीं, बट मान लेते हैं, तो उस केस में हमारा 133/5 कितना आ रहा है? दिस इज 26.6, यानी कि एवरेज हमारा तब भी, इवन इन दैट केस, एवरेज हमारा 25 से बड़ी वैल्यू आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 25, है कि नहीं? यानी कि एवरेज हमारा मच लार्जर होगा। और हमें पता है कि एवरेज हमारा इस n हमारा 26.6 से तो बड़ा ही वैल्यू आने वाला है कि नहीं? बड़ा ही आएगा, ये बात तो पक्की है। क्या ये बात समझ में आती है? n को जब हमने 0 भी माना तब भी हमारा एवरेज इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो यानी कि डेफिनेट सी बात है कि हमारा एवरेज एक अच्छा खासा बड़ा नंबर 31, 32 या उससे बड़ा नंबर आने वाला है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, और n को हमें एवरेज से बड़ा रखना है, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि n के लिए हमें अगर रेंज चाहिए तो n की मिनिमम वैल्यू भी चाहिए और n की मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए। अगर n हमारा हमेशा एवरेज से बड़ा है तो n छोटा भी होगा तो कितना गिरेगा, कितना डाउन जाएगा? इफ n इज मिनिमम, तो इवन इन मिनिमम केस में भी n विल बी ग्रेटर देन a। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, n को इक्वल टू a मान लेते हैं। जैसे ही हम n इज इक्वल टू a मानेंगे तो हमें मिनिमम वाला रेंज पता चल जाएगा, जिससे n को हमेशा बड़ा होना चाहिए। n इज इक्वल टू a एज्यूम कर लेते हैं, सो दैट n की मिनिमम वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो अगर हम n की जगह पे a रिप्लेस कर दें या a की जगह पे n रिप्लेस कर दें, बिकॉज अभी हमने n को इक्वल टू a मान लिया है, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 133 प्लस n इज इक्वल टू 5n, और यहां से हमारा आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 133, एंड हेंस n आ जाएगा 133 डिवाइड बाई 4, और ये वैल्यू क्या आएगा? 4 3 12, 33, ठीक है, और 33 एंड 1/4 यानी 33.25 आ रहा है वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू आ रही है n की, बट n हमारा क्या है? एक इंटीजर है, इंटीजर है, और सेकेंडली n को इस वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज n हमारा एवरेज से हमेशा बड़ा है, तो n क्लियरली इज ग्रेटर देन 33.25, ये तो पक्की बात है। बट क्योंकि n एक इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 33, बिकॉज वो इंटीजर है, तो इन एनी केस
33 से बड़ी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है 34, या फिर उससे बड़ा वैल्यू 33.25 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, अगर वो इंटीजर नहीं है तो 34 से छोटा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि n को ग्रेटर देन 33 मान लिया और साथ में इंटीजर कह लिया, तो डेफिनेटली n ग्रेटर देन 33.25 इसलिए हो जाएगा बिकॉज n हमारा एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है। दैट इज वाई ग्रेटर देन 33 कहना सफिशिएंट है, क्योंकि उतने समय पता है कि n डेफिनेटली 34 या फिर उससे बड़ा नंबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होता है? बिकॉज n एक इंटीजर है हमारा। ठीक है, तो हमें लोवेस्ट वैल्यू पता चल गया, दैट इज 33, दैट इज 33। और ये पता चलते हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए हमारा गलत है, बिकॉज n इज इक्वल टू 33 यहाँ पे वैल्यू है और वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। अब मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसके लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि a के लिए भी हमें रेंज गिवन है, एवरेज के लिए भी रेंज गिवन है। एवरेज हमारा 25 से 35 के बीच में रहना है। जब हमारा n 0 भी है तब भी हमारा एवरेज आ रहा है 26.6, यानी कि 25 से तो बड़ा ही आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू एवरेज की हो सकती है 35, तो हम 35 एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और वहां पे देखते हैं कि n हमारा कितना आएगा, वो n की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, दैट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइनल। ठीक है, सो m मैक्सिमम अगर हमारा 35 है, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 133 प्लस n, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 35 विच इज 175। n आ जाएगा 175 माइनस 133 एंड दैट इज इक्वल टू 42, दैट इज 42। ठीक है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 42। अगेन क्वेश्चन कह रहा है लाइज बिटवीन, बिटवीन यानी कि जो एवरेज की वैल्यू है हमारा, एवरेज इज ऑलवेज बिटवीन 25 एंड 35। तो ना तो एवरेज हमारा 25 होगा और ना ही 35 होगा, दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी कि n की मैक्सिमम वैल्यू 42 नहीं होगी, 42 से छोटी हो सकती है। n हमारा 42 से छोटा होगा और 33 से बड़ा होगा। हमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही रेंज मिल गई, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, n शुड बी बिटवीन 33 एंड 42। अच्छा सवाल था, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, सिंस n इज ग्रेटर देन ए, इसलिए हमने n की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या किया, n को a के बराबर मान लिया, सो दैट हमें मिनिमम वैल्यू के बारे में पता चल जाए। और मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया, मैक्सिमम के लिए हमने ये किया कि a को मैक्सिमाइज कर दिया। a को मिनिमाइज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जब हमारा a मिनिमम होगा तो n निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और हमें ऑलरेडी पता है कि n को a से बड़ा होना है। अगर ये कंडीशन नहीं होता कि n को a से बड़ा होना है, तो फिर हम a की मिनिमम वैल्यू यानी 25 पे भी कैलकुलेट कर लेते और वहां पे a की n की वैल्यू हमारी -8 आ जाती। ठीक है, -8 आया था, तो वहां से हमें एक n का प्रॉपर रेंज मिल जाता, जबकि n के लिए एडिशनल कंडीशन नहीं था कि n हमारा एवरेज से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है, दैट इज वाई हमारा n -8 नहीं होगा, -7 नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा, 0 भी नहीं लेगा। n की वैल्यू हमारी आएगी 33.25 से बड़ी, और क्योंकि इंटीजर है इसलिए आएगी 34। फिर अगर इंटीजर नहीं होता, अगेन अगर इंटीजर नहीं होता, इफ n वॉज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होना जरूरी नहीं था, नहीं होता यानी कि कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं होता n पे। ठीक है, इफ n कुड बी एनी नंबर, कुड बी एनी नंबर, उस केस में हमारा सॉल्यूशन आता कि n हमारा 33.25 से बड़ा होता और 42 से छोटा होता, तो उस केस में ये सॉल्यूशन होता हमारा। बट सिंस n एक इंटीजर है तो 33 से बड़ा होगा और 42 से छोटा होगा, ऑप्शन बी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द 9 नंबर्स इन द गिवन सेट 9, 99, 999 एंड सो ऑन टिल दिस नंबर। यहाँ पे 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आ रहा है, इज अ नंबर n, तो नंबर n डज नॉट कंटेन विच डिजिट। एवरेज निकालना है इन नंबर्स का, अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज निकालना है, 9 नंबर्स है। ओके, तो एवरेज विल बी टोटल सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन टिल 9 टाइम्स 9 एंड दिस डिवाइडेड बाई 9, यानी कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 9 बाई 9 इज 1, 99 बाई 9 इज 11 प्लस 111 टिल 9 टाइम्स 1, दिस विल बी द सम। अब हमें सम कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अगर हम 1 + 11 देखें तो क्या आएगा वैल्यू, 1 + 11 इज 12, फिर 12 में 111 ऐड कर देते हैं, 123। अब 123 आ गया है, पहले 3 नंबर्स का सम, फोर्थ नंबर होगा हमारा 4 टाइम्स 1, है कि नहीं?
फोर्थ नंबर होगा 4 टाइम्स 1, तो सम हमारा आ जाएगा 3 + 1 4 3 2 1, यानी 1 2 3 4 आ रहा है। तो क्लियरली हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि जितने नंबर्स को हम सम कर रहे हैं उतनी डिजिट्स हमारी आ रही हैं। पहले 2 को सम किया 1 2 आया, 12 आया, पहले 3 को सम किया 1 2 3 आया, पहले 4 को सम किया 1 2 3 4 आया, यानी कि सारे के सारे 9 नंबर्स को सम करेंगे तो हमारा समेशन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिकॉज यूनिट डिजिट पे 1 तो सारे 9 नंबर्स में है, 10 डिजिट पे 1 हमारा 8 नंबर्स में है कि नहीं, बिकॉज पहला नंबर हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, और एंड सो ऑन फॉर ऑल द अदर डिजिट्स, दैट इज वाई हमारा नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन पूछा है एन में कौन सी डिजिट नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, तो जीरो नहीं है, यानी कि जीरो कंटेन नहीं करता है, बाकी सब कंटेन करता है जीरो के अलावा। आंसर विल बी जीरो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 8 is subtracted from each of the given n numbers, sum of the numbers so obtained is 132. When 11 is subtracted from each of them, the sum obtained is 60. So you have to find the average of the given n numbers. जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे गिवन n नंबर्स है, n नंबर्स कौन से हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है, बट जो भी n नंबर्स हैं लेट अस अज्यूम कि उनका जो एवरेज है वो a है, a इज द एवरेज वैल्यू, और अगर a एवरेज है तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारा a इंटू एन, ठीक है। जब तुम सारे के सारे नंबर्स में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो एवरेज भी 8 डिक्रीज हो जाएगा, एवरेज भी 8 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सम क्या हो जाएगा हमारा, नया एवरेज आ जाएगा a - 8 और इंटू एन, एंड दिस इज इक्वल टू सम है इंटू एन, सम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 132। ये फर्स्ट इक्वेशन है, या फिर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a इंटू एन माइनस 8 इंटू एन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, हम जब 11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब हमारा सम आ रहा है 60, और अगर 11 सारे नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करो तो एवरेज भी हमारा 11 डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि a - 11 इंटू एन, ये सम आएगा, बिकॉज एवरेज a इंटू a - 11 होगा, और दिस इज इक्वल टू 60, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा a इंटू एन माइनस 11n, दैट इज 60। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटा दो, ठीक है, डिक्रीज कर दो, एक सेकंड, डिक्रीज कर दो, an से an कैंसिल आउट हो जाएगा, 132 माइनस 60 आ जाएगा 72, और माइनस 8n प्लस 11n यानी कि प्लस 3n हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से n विल इक्वल टू 72/3 विच इज इक्वल टू 24, n की वैल्यू आ गई है 24, और n अगर 24 आ गया है तो अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो a - 11 इंटू 24 इज इक्वल टू 60, 12 से गया ये 5 टाइम्स, तो a - 11 इज इक्वल टू 5/2, एंड हेंस a आ जाएगा 11 + 5/2 यानी 11 + 2.5 विच इज इक्वल टू 13.5। तो हमारा एवरेज का वैल्यू आ जाएगा 13.5। क्वेश्चन में एवरेज ही तो पूछा, एवरेज तो गिवन n नंबर्स, ठीक है, और ये तो कंडीशन है कि जब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, जब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि एवरेज हमारा 13.5 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ओके, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8 जब सब्ट्रैक्ट करो सारे नंबर्स में से तो हमारा सम आ रहा है 132, जब तुम 11 सब्ट्रैक्ट करो तो सम हमारा आ रहा है 60 आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, जब पहले तो केस में तुम 8 सब्ट्रैक्ट करो, दूसरे केस में तुम 11 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, एवरेज में हमारा 3 का डिफरेंस आ रहा है, इजंट इट सो। पहले वाले केस में 8 सब्ट्रैक्ट करो, दूसरे में 11 सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आएगा एवरेज में। क्या ये बात समझ में आती है, जब तुम 8 सब्ट्रैक्ट करो तो एवरेज कितना आएगा, n नंबर्स है, सम है 132, एवरेज आएगा 132/n। जब तुम 11 सब्ट्रैक्ट करो ये तब है जबकि तुम 8 सब्ट्रैक्ट करो, जब तुम 11 सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारा एवरेज क्या आ जाएगा, दैट विल बी a - 11, और दैट वैल्यू विल बी सम डिवाइडेड बाई n, ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लो, और जब डिफरेंस लोगे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 + 11 यानी कि +3 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3, यहाँ से n इज इक्वल टू 24 आ गया। बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है, थोड़ा सा आसान है। n 24 आ गया, ठीक है, n 24 आ गया, क्लियर है। अब तुम पुट कर दो फॉर्मूले में, कहानी हो जाएगी, ठीक है, ओके। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो कि a - 8 इंटू 24 दैट इज 132, तो a - 8 विल बी इक्वल टू 132/24, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 11 टाइम्स जाएगा 5.5, तो a विल बी 13.5।
ओके ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 13.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3a and 4b is greater than 50 and a is twice of b, then what is the smallest possible integer value of a? अरिथमेटिक मीन 3a और 4b का ग्रेटर देन 50 है, अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज ग्रेटर देन 50 है, यानी कि 3a प्लस 4b बाई 2, दिस इज ग्रेटर देन 50, विच इंप्लाइज कि 3a प्लस 4b हमारा ग्रेटर देन 100 आएगा, एंड a इज ट्वाइस ऑफ b, विच इंप्लाइज कि a इज इक्वल टू 2b। तो 2b की जगह पे a रख देते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन हमसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ a पूछ रहा है, a की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, सो a इज इक्वल टू 2b यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू a, तो 3a प्लस दिस इज 2 इंटू 2b, तो 3a प्लस 2a यानी कि 5a इज ग्रेटर देन 100, तो a विल बी ग्रेटर देन 20, और क्योंकि a एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें a की, तो a की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 21 आ जाएगी, 21 आ जाएगा a का मिनिमम वैल्यू। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट जब हमारा a मिनिमम होगा 21 तो b की वैल्यू क्या होगा, b क्योंकि a का हाफ होगा, a बाई 2 होगा, तो b विल बी 10.5, b आ जाएगा 10.5। ओके, बट जस्ट इन केस इस क्वेश्चन में एक कंडीशन एडिशनल होता कि a एंड b बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ऐसा होता तो इफ a and b both are positive integers, ये इनिशियली कंडीशन में लिखा होता कि a and b are positive integers such that arithmetic mean of 3a and 4b is greater than 50 and a is twice of b, then what is the smallest possible integer value of a? तो हमेशा हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये बात को समझना है, और अगर ये कंडीशन गिवन होता तो फिर क्वेश्चन का आंसर हमारा बदल जाता। कैसे बदल जाता, क्योंकि जब हमारा a मिनिमम 21 आ रहा है तो b हमारा इंटीजर नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट इंटीजर, 10.5 तो इंटीजर नहीं है, और b को भी हमें बनाना है इंटीजर, तो b की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, उस केस में हमारा जो a का आंसर है वो b की मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि b भी इंटीजर होना चाहिए, तो b की मिनिमम वैल्यू हमारी हो सकती है 10.5 नहीं 11 हो सकती है, जस्ट बड़ा नंबर 11 हो सकता है, और उस केस में हमारा a का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा जस्ट डबल इसका 2 टाइम्स b मिनिमम यानी कि 22, तो इन दैट केस हमारा a का आंसर आता 22, ये तब जबकि हमारा a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो 21 है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 21 है, बट अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन होता तो वहां पे हमारा आंसर 22 हो जाता। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि इसलिए क्वेश्चन के साथ में समझा रहा हूँ, सो दैट जब एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन है तो तुम उस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से फर्क समझ सको दोनों तरह के क्वेश्चन का। सिमिलर लैंग्वेज है, बट एक वर्ड चेंज होने से पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, और एग्जाम में एग्जामिनर बहुत बार तुमको ऐसे ही फंसाएगा, बहुत बार ऐसे ही फंसाएगा। उन ट्रैप से बचने का ही तरीका है कि अभी से उन बातों को समझते चलो, ठीक है, क्लियर। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, आई बिलीव जो भी सेशन में क्वेश्चंस इसके वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आए होंगे, और अगर सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करना है, अपना अप्रिसिएशन और फीडबैक भी जरूर देना, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा हो तो कमेंट में मेंशन करना, और अगर अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल बीच को भी ज्वाइन कर लेना। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।